हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 एमसीक्यूज जो है जॉर्ज गॉर्डन पे बेस्ड। जॉर्ज गॉर्डन को लॉर्ड बायरन भी बोलते हैं। ये उनका पोर्ट्रेट है। इनको लॉर्ड टाइटल इसलिए मिला क्योंकि ये पॉलिटिशियन है। जैसे इंडिया में अपना लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो लोग चुने जाते हैं उनको लॉर्ड टाइटल मिलता है, और फिर उनकी वाइफ को लेडी वगैरह ये सब बोलते हैं। तो लॉर्ड बायरन भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मेंबर थे और इसलिए उनको ये टाइटल मिला था लॉर्ड। ओके, तो हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। लॉर्ड बायरन की जो डेथ है वो हुई थी 36 ईयर में। वो काफी यंग उनकी डेथ हुई। और सिर्फ बायरन ही नहीं, इनफैक्ट कीट्स और शेली की भी काफी जल्दी डेथ हुई थी। बायरन की जो डेथ हुई थी वो जब उन्होंने एक कैंपेन था, एक मिलिट्री कैंपेन था ग्रीस में, तभी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था 1824 में। और उस कॉन्क्वेस्ट के बाद वो बीमार पड़े, उनको फीवर हुआ एंड फीवर की वजह से ही पास्ट अवे। और ये जो प्लेस है मिसोलोंगी, यहाँ पे उनकी डेथ हुई और यहाँ पे उनको बरियल भी मिला है। बायरन woke up one morning and found himself famous। ये उन्होंने बोला था जब उनकी ये जो पोयम है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज है, जब पब्लिश हुई थी, खास करके इसके जब कैंटो 1 एंड 2 पब्लिश हुए थे, वो पब्लिश हुए थे ऑन 3 मार्च 1812। तो ये जब पब्लिश हुए तो बायरन को काफी ज्यादा लिटरेरी अप्रिसिएशन मिला, काफी क्रिटिक्स ने उनको प्रेज किया। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, क्योंकि इसके बाद उनको वो फाइनली क्रिटिकल अप्रिसिएशन, एक वो लोगों ने उनकी लिटरेचर को अप्रिशिएट करना चालू किया। बायरन ने नेपोलियन बोनापार्टे पे ओड लिखा था। ओड मतलब किसी को डेडिकेट करने के लिए या किसी की प्रेज के लिए जब कोई गाना बोलते हैं तो उसको ओड बोलते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्टे ही वाज फ्रेंच एम्परर, तो उनकी प्रेज में बायरन ने ये ओड लिखा था। बायरन ने थॉमस मूर पे भी ये एक ओड लिखा था, और इस पोयम में, इस ओड में उन्होंने 2 बार उनको एज ए रेफर किया है टॉम मूर। फर्स्ट उन्होंने रेफर किया है फर्स्ट स्टैंजा में, और सेकंड जो रेफरेंस है वो है लास्ट स्टैंजा में। तो ऐसे 2 बार उन्होंने रेफरेंस किया और उनको टॉम मूर बोला है। बायरन रोट पावरफुल सटायरिकल रिजॉइंडर इन डिफेंस ऑफ कीट्स। तो जब कीट्स को क्रिटिसाइज किया था काफी, एक क्रिटिक ने उनकी पोयम एंडीमियन को लेके, तब बायरन ने उनको ये करने के लिए, उनको प्रेज करने के लिए या फिर उनको डिफेंड करने के लिए, उन्होंने उनका ये जो एसे ऑफ कलेक्शन है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, इसमें उन्होंने बायरन को कीट्स को डिफेंस किया था। और ये जो उन्होंने लिखा था ये हीरोइक कपलेट्स में लिखा था। तो इसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को भी अटैक किया था और बोला था कि वो लोग जो पोएट्री लिख रहे हैं, इवन दो ये लोग सब रोमांटिसिज्म से ही एसोसिएट करते थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का जो नेचर था, एज इन वो जिस नेचर के बारे में बात करते थे वो फिजिकल नेचर होता था। वो प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, वो एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे। बट ये जो सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स है जैसे बायरन, शेली, कीट्स, जब ये नेचर की बात करते हैं तो वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, वो ह्यूमन फिकलनेस के बारे में बात करते। तो इसलिए उन्होंने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को इसमें क्रिटिसाइज किया था। और स्कॉच रिव्यूअर उससे रेफरेंस है कि किड्स को जिसने क्रिटिसाइज किया था ना, वो एक स्कॉटिश क्रिटिक था। तो इसलिए उन्होंने ये टाइटल दिया स्कॉच रिव्यूअर्स। और इसमें उन्होंने काफी एक तो उनकी पोएट्रीज को भी डिफेंड किया, किड्स की पोएट्रीज को भी डिफेंड किया, और इन जनरल उन्होंने जो एक रॉन्ग वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन है उसको उन्होंने सैटराइज किया इसमें। मैनफ्रेड प्ले लिखा था बायरन ने, और ये क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, वो स्टेज पे परफॉर्म नहीं किए जाते, उनको सिर्फ पढ़ना होता है। तो फिर मैनफ्रेड एक क्लोजेट ड्रामा का एग्जाम्पल है। फिर इसमें का जो स्टोरी है, मैनफ्रेड वो एक मैजिशियन होता है और वो एल्प्स माउंटेन में जाके रहता है। ये स्विट्जरलैंड के आसपास माउंटेन्स है, तो वो वहां पे जाके रहता है। और इसका जो एक्ट 1 है उसमें वो 7 स्पिरिट्स को
समन करता है, उनको बुलाता है, क्योंकि इसकी मैनफ्रेड की जो एक लवर होती है एस्टार्टे, उसकी डेथ हुई होती है, और ये जो मैनफ्रेड है उसको गिल्ट होता है, उसको लगता है कि उसकी वजह से डेथ हुई। तो फिर वो उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए 7 जो स्पिरिट्स होती है उनको बुलाता है और बोलता है कि मुझे उसको भूलने के लिए मुझ पे मैजिक करो। केन, वर्नर एंड हेवन एंड अर्थ, ये तीनों भी प्लेस है, पोएटिक प्लेस, जो बायरन ने लिखे हैं। बायरन का जो आर ऑफ आइडलनेस है, ये वॉल्यूम ऑफ पोएट्री है। जो फर्स्ट उसका वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश हुआ था वो है आर्स ऑफ आइडलनेस, और वो तब पब्लिश हुआ था तो जब वो सिर्फ 19 ईयर्स के थे। द विजन ऑफ जजमेंट, ये सटायरिकल पोयम है, और ये लिखा था उन्होंने ऑटोवा राइमा में। ऑटोवा राइमा काफी फेमस मीटर है बायरन का, वो हमेशा इसी मीटर में लिखते हैं। तो ऑटोवा राइमा क्या होता है उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी चेक कर लेना। तो ये सटायर किया था उन्होंने, इसमें वो हेवन में जब किंग जॉर्ज की डेथ हुई थी तब वो हेवन में गए थे, तो वो इस पोयम में वो उसको ये करते हैं कि इन अ वे वो उसकी सोल को वापस लाने की बात करते हैं। बट ये उन्होंने सटायरिकल वे में लिखा था, क्योंकि रॉबर्ट साउदी ने एक पोयम लिखा था अ विजन ऑफ जजमेंट, जिसमें वो एक्चुअली सैड है जॉर्ज 3 की डेथ के बाद में, और बिकॉज ही वॉज अ पोएट लॉरेट तो फिर उनको वो लिखना ही पड़ा वैसे किंग जॉर्ज को डिफेंड करने के लिए कि वो कितना अच्छा किंग था, और फिर उनको हेवन में उनकी सोल है लेकिन उनको वापस लाना चाहिए। तो द विजन ऑफ जजमेंट ने बायरन ने उसको सटाराइज किया, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी फैन ऑफ जॉर्ज 3, और उनको रॉबर्ट साउदी भी कुछ खास पसंद नहीं थे, तो उन्होंने इन दोनों को क्रिटिसाइज करने के लिए ये पोयम लिखा। आप इसके टाइटल पे ध्यान रखना, साउदी का है अ विजन ऑफ जजमेंट और बायरन का है द विजन ऑफ जजमेंट। A man must serve his time to every trade save censure. Critics all are ready made. बायरन ने ये लाइन बोला था इंग्लिश बार्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में। इसमें मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या किस बात पे उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा या सेंस्योर किया जाएगा। सेंस्योर मतलब कोई बात दबाने की कोशिश करना, तो लोगों को इसमें ज्यादा कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर उनको खुद से भी किसी और की आवाज भी नहीं दबाने की कोशिश करनी चाहिए, बस अपना काम करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स जो है वो आते जाते ही रहते हैं। आप कुछ भी काम करो क्रिटिक्स आते ही है, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, सो इट्स बेटर कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो। मैनफ्रेड जो प्ले है ये लिरिकल प्ले है, और ये बर्निस हायर आल्प्स में सेट है, और इसके इंस्पिरेशन बायरन को मिली थी गर्टर के फाउस्ट से। तो फाउस्ट में जो डॉक्टर फाउस्टस बाद में क्रिस्टोफर मार्लो ने इससे इंस्पायर होकर लिखा था, तो फाउस्ट में वो अपनी सोल बेच देता है। तो बेसिकली वो प्ले जर्मन में है और मार्लो ने उसको इंग्लिश में लिखा था, और बायरन ने उसी से इंस्पिरेशन लेके मैनफ्रेड लिखा। तो विच ऑफ एल्प्स भी मैनफ्रेड में अपीयर होते हैं, और जब वो 7 स्पिरिट्स उसका ठीक से बात नहीं मानते हैं तो फिर वो उस विच को कांटेक्ट करता है, और वो मैनफ्रेड विच को 2 ऑप्शन देता है, बोलता है एक तो उसको जिंदा करो एस्टार्टे को, या फिर मुझे मार डालो, सो दैट हम दोनों बाद में डेथ के बाद साथ रहे। एक्चुअली मैनफ्रेड को इसलिए गिल्ट होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने एस्टार्टे का दिल तोड़ दिया, और वो हार्ट ब्रेक की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो वो पूरे प्ले में उस गिल्ट से भागने की कोशिश कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको रिजरेक्ट किया तो शायद उसका गिल्ट चला जाएगा, या उसको भूल गया तो उसका गिल्ट चला जाएगा, या मर गया मतलब वो इन अ वे अपने ऊपर ही डेथ ले रहा है, तो शायद उसकी वजह से फिर उसका गिल्ट जो है वो कम हो जाएगा। और इस प्ले को उन्होंने लिखा था 3 एक्ट्स में, लेकिन ये क्लोजेट ड्रामा है तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसे स्टेज डायरेक्शंस नहीं है। स्टेज डायरेक्शंस मतलब ऐसे एग्जिट वगैरह बोला जाता है, या इन हश टोन्स, ऐसे कुछ डायरेक्शन देता है प्ले राइट हमेशा, तो वो इसमें डायरेक्शंस नहीं है क्योंकि ये क्लोजेट ड्रामा है। तो इसको एनीवे पढ़ना ही था, तो बस उसको डायलॉग फॉर्म में लिखा है, उसमें कोई स्टेज डायरेक्शन नहीं है। मैरिनो फैलियारो डोजे ऑफ वेनिस, ये उन्होंने 5 एक्ट्स में लिखा था, और ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी हुई ट्रेजेडी है। डोजे उसको बोलते हैं जो इलेक्टेड ऑफिशियल होता है, उसको डोजे बोलते हैं, और ये वेनिस का वो लास्ट डोजे था,
तो उसके लिए उन्होंने ये ट्रेजेडी लिखी थी, एज इन उनकी लाइफ पे बेस्ड उन्होंने ये ट्रेजेडी लिखी थी। सार्डन पॉवलस उन्होंने गर्टर को डेडिकेट किया था। बायरन काफी इंस्पायर थे गर्टर से, तो उन्होंने तो उनसे इंस्पिरेशन भी लिया था, और खासकर और साथ ही में उन्होंने उनको प्लेस भी डेडिकेट किए थे। तो ये प्ले उन्होंने गर्टर को डेडिकेट किया था, और इस प्ले में वो फॉल ऑफ एसीरियन मोनार्की, एसीरियन एक किंगडम था, तो वहां पे उन्होंने उसकी मोनार्की और उसका जो लास्ट किंग है उसका कैसे एब्डिकेशन हुआ, और बाद में कैसे ओवरऑल वो मोनार्की खत्म हो गई, उसके बारे में उन्होंने ये प्ले लिखा है। बायरन ने उसका ये जो प्ले है टू फस्कारी, इसको हिस्टोरिकल ट्रेजेडी बोला है। ये भी एक वेनेटियन ट्रेजेडी है, और ये सॉर्ट ऑफ डॉजे के जैसे ही दो लोग होते हैं जिनके बारे में ये प्ले है। बायरन ने उनका जो प्ले है केन, वो उन्होंने सर वॉल्टर स्कॉट को डेडिकेट किया। पहले बायरन ने डिसाइड किया था कि वो टू फस्कारी जो है वो सर वॉल्टर स्कॉट को डेडिकेट करेंगे, लेकिन एंड में उन्होंने वो डिसीजन चेंज किया और उन्होंने केन सर वॉल्टर स्कॉट को डेडिकेट किया। और टू फस्कारी को कोई डेडिकेशन नहीं है, वो किसी को भी डेडिकेटेड नहीं है, ऐसे ही है वो। एडम और ईव ये मेन कैरेक्टर है उनके प्ले केन में। ये फर्स्ट मैन एंड वुमेन है, और इनके दो बच्चे होते हैं केन और एबल। तो इसमें ये दोनों भाई होते हैं, और इनके आपस की राइवलरी, और बाद में फिर एक एक दूसरे को मार देता है। तो पहला मतलब इन दोनों का ऐसे है कि ये इनमें से एक फर्स्ट किलर बनता है और एक फर्स्ट विक्टिम बनता है। तो उसकी लाइफ उनका वो बिब्लिकल स्टोरी पे ये प्ले बेस्ड है। बायरन का जो बेपो है वो एक वेनेटियन स्टोरी या पोयम है। वेनेटियन इज वेनिस, तो उसमें उन्होंने वो उसमें पोयम लिखा है, उसके वेनिस में सेट है वो, और वो उन्होंने ओटावा राइमा में लिखा है। इसमें एक लेडी होती है लाउरा, जिसका हस्बैंड होता है जुसेपो, या फिर उसको उसी का पेट नेम होता है बेपो। तो वो एक मर्चेंट होता है, और एक बार वो जब ट्रैवल करते हुए जाता है ट्रेड पे, तो वो सी पे खो जाता है। तो उसको लगता है कि वो मर गया, जो जुसेपो है वो मर गया। तो बाद में वो लाउरा एक दूसरे आदमी के साथ एक पार्टी में जाती है, और जब वो पार्टी में जाती है तो वहां पे उसको एक टर्क मिलता है, ऑटोमन टर्किश एक एम्पायर में एक टर्किश आदमी मिलता है उसको। और फिर वो उसके साथ मतलब वो जब उसको पार्टी में देखती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसका हस्बैंड है। तो बाद में जब वो उससे बात करती है तो उसको सच में पता चलता है कि वो उसका हस्बैंड ही है। फिर वो बताता है कि कैसे उसको पकड़ा था, और फिर उसको स्लेवरी में बेचा गया, और बाद में फिर कुछ पायरेट्स थे, उन्होंने उसको छुड़ाया, और फिर अभी वो वापस आया है यहाँ पे। तो बाद में एंड में ऐसा होता है कि लॉरा अपने हस्बैंड के साथ ही चली जाती है, और जो आदमी उसको दूसरा पसंद आया था जिसके साथ वो पार्टी में गई थी, उसके साथ ये दोनों ऐसे एज अ फ्रेंड रहते हैं। बायरन ने उसका डॉन जुआन जो है वो रॉबर्ट साउदी को डेडिकेट किया था। एंड एज आई सेड अर्लियर कि इन दोनों को ना कुछ खास पसंद नहीं थे, खास करके बायरन को साउदी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उन्होंने डेडिकेशन तो दिया, लेकिन एज अ अप्रिशिएशन सॉर्ट ऑफ नहीं दिया उन्होंने। एज अ एक मतलब एक ऐसा टंग एंड चिक सॉर्ट ऑफ उनको डेडिकेशन दिया है इसमें। और बायरन को सऊदी इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि बायरन को ऐसा लगता था कि सऊदी काफी एरोगेंट हो गए, क्योंकि वो पोएट लॉरेट है, उनको काफी लिटरेरी फेम है, तो वो किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो फिर इसके लिए उनको सऊदी के लिए थोड़ा हेट्रेड भी नहीं बोल सकते, उनको बस इरिटेशन होता था सऊदी को लेके। द गायोर फ्रैगमेंट ऑफ अ टर्किश टेल, तो ये पूरा टाइटल है, इस पे ध्यान रखना, फ्रैगमेंट ऑफ अ टर्किश टेल। और इसका जो स्टोरी है वो लेवांट, लेवांट मतलब जो सीरिया, अभी का सीरिया है, सीरिया और इराक, इराक पर्टिकुलरली सीरिया और इराक के बीच का एरिया है, या वही एरिया बोल सकते हो आप मॉडर्न डे में। और इसमें तभी वो टर्क का पार्ट था, ऑटोमन टर्किश एम्पायर के अंडर था वो, तो इसलिए टर्किश टेल। तो उसके लिए इसमें वहां पे काफी सारे वैम्पायरिक सुपरस्टिशन थे, तो उस पे बेस्ड उन्होंने ये लिखा है द गायर। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, ये बायरन ने डेडिकेट किया था इयांथे को। इयांथे ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो ओशनाइड बोलते हैं, एज इन ओशन की निम्फ या फिर एक ओशन की परी बोल सकते हो आप। उस पे वो
उस उनको वो डेडिकेटेड है। तो इसमें ये जो चाइल्ड है इसका मतलब होता है नाइट, KNIGHT नाइट। तो जो भी किंग के कोर्ट में सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं नाइट और या फिर चाइल्ड। तो फिर हेरोल्ड उस आदमी का एक्चुअली नाम है और चाइल्ड इज नाइट हेरोल्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हो सर हेरोल्ड। तो उनकी लाइफ पे ये बेस्ड है और ये ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें जो चाइल्ड हेरोल्ड का जो जर्नी है वो बायरन ने अपने लाइफ के ऊपर बेस्ड किया है। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है और इसमें उन्होंने इसको 4 कैंटोस में डिवाइड किया है। कैंटो 1 और 2 पब्लिश हुए थे 1812 में, कैंटो 3 पब्लिश हुआ था 1816 में, कैंटो 4 पब्लिश हुआ था 1880 में। बायरन का द डिफॉर्म्ड ट्रांसफर ये एक ड्रामा है। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।